सुधा अपने पुश्तैनी घर में अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। घर बहुत ही पुराना होता है। एक रोज़ सुधा की बहू मोना उससे कहती है, मम्मी जी, इस घर में रहना अब खतरे से खाली नहीं है, इस घर को बनवाना होगा। अरे तुझे तो पता है, इस घर को बनवाने में बहुत झमेले हैं, अभी तक बंटवारा ही नहीं हुआ है। मम्मी जी, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। ठीक है, हम भाड़े के घर में चले जाते हैं। भाड़े में रहेंगे अब हम? ठीक है, तेरे पापा जी और मनीष से बात करते हो। शाम को जब प्रमोद और मनीष घर आते हैं तब सुधा उनसे भाड़े के घर के बारे में कहती है। भाड़े का नाम सुनते ही मनीष कहता है, कोई भाड़े वाले घर में नहीं जाएंगे हम, फिजूल के खर्च बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे भी अभी धंधा बहुत मंदा चल रहा है। इस घर की हालत देख रहे हो ना दोनों, कहीं किसी पे एक भी पत्थर गिर गया तो हो जाएगा। अरे कुछ नहीं गिरेगा, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, बहुत मजबूत बना है घर, जिसको जाना है वो जाओ, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। झूठ मूठ का तमाशा मत किया करो, तुम लोग पर ही पत्थर गिरेगा। सुधा के हाथ में कुछ नहीं रहता और मोना प्रमोद की बात सुनकर झुंझला जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और वैभव भी शादी के लायक हो जाता है। एक दिन सुधा अपने पूरे परिवार के साथ एक मेले में जाती है। रास्ते में उसे एक लॉटरी की दुकान दिखती है। दुकान देखकर मनीष कहता है, पापा एक लॉटरी की टिकट ले लेते हैं। अरे बेटा, हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि बिना मेहनत के कुछ मिल जाए, लेकिन तुझे लेना है तो ले ले एक टिकट। मनीष और वैभव गाड़ी से उतरकर एक टिकट लेते हैं। टिकट लेकर वो लोग मेला घूमने चले जाते हैं। दिन यूं ही बीतने लगते हैं। मनीष ने लॉटरी की टिकट संभाल कर अलमीरा में रखी थी। एक दिन मोना गुस्से में टिकट डस्टबिन में फेंक देती है। कुछ निकलता तो नहीं है इस कूड़े को रखकर, क्या करूँगी, और कलेजा जलने लगता है मेरा। थोड़ी देर बाद जब मनीष न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसमें लॉटरी की विजेता का नाम दिया होता है। मनीष तुरंत अपने कमरे में जाकर टिकट ढूंढने लगता है और टिकट ना मिलने पर बहुत गुस्सा होता है। तुमने क्या किया मेरे टिकट का? फेंक दी? मुझे अभी के अभी चाहिए, ढूंढ कर दो मुझे। अरे हमारे नसीब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, तुम बिना मतलब के चिल्ला रहे हो। मनीष खुद इधर उधर देखने लगता है और उसकी नज़र डस्टबिन पर पड़ती है और उसे टिकट मिल जाता है। मनीष टिकट से नंबर मैच करता है और खुशी से चिल्ला उठता है, खुल गई किस्मत मुझे लॉटरी लग गई। देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। सच में अब तो हम नया घर भी ले पाएंगे। हाँ, हम नया घर भी लेंगे और वो भी अपना। 1 करोड़ मिले, कोई कम थोड़ी ना है। अब तो हम वैभव की शादी भी अच्छे से कर पाएंगे। मनीष एक नया घर खरीद लेता है। इधर वैभव और सुप्रिया की शादी भी धूमधाम से हो जाती है। घर तो आ जाता है, अब बारी आती है घर में फर्नीचर बनवाने की। एक रोज़ सुधा मनीष से कहती है, मनीष अब जितनी जल्दी हो फर्नीचर बनवा ले ताकि हम नए घर में शिफ्ट हो सके। हाँ मम्मी, बस अब मैं और वैभव इसी काम में लगेंगे। अभी तक तो वैभव की शादी में ही बिजी थे सब। मम्मी देखना, इतना अच्छा फर्नीचर बनवाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। तुम लोगों को जो बनवाना है बनवाओ, लेकिन मेरे भगवान का मंदिर मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के मुताबिक ही घर का मंदिर हो तो शुभ माना जाता है। क्या तुम भी मम्मी? ऐसा कुछ नहीं होता है। तभी सुप्रिया उन तीनों की बातें सुनकर तुरंत मोना के पास जाकर कहती है, दीदी अभी अभी मैं सुनकर आ रही हूँ, ये लोग फर्नीचर अपने हिसाब से बनवाना चाह रहे हैं। मम्मी चाहती है कि मंदिर वास्तु के हिसाब से बने। आपको पता है ना, आजकल सब घरों में मंदिर हॉल में ही बनते हैं, यही आजकल का ट्रेंड है। पता नहीं मम्मी जी और ये दोनों भाई क्या से क्या करेंगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं बात करती हूँ, कल पहले इंटीरियर वाले को आने तो दो। रात में सुप्रिया वैभव से मंदिर की बात करती है। आप तो इस ज़माने के हो, मम्मी जी की बातों में मत आना। अब कौन ही वास्तु के हिसाब से घर बनवाता है? हॉल में मंदिर होगा तो कोई भी घर आएगा तो उससे दर्शन होंगे। हॉल में ही मंदिर अच्छा लगता है। अरे ये सब कल देखते हैं, अभी मैं बहुत थका हूँ, सोने दो मुझे। उधर मोना मनीष से कहती है, कान खोल के सुन लो, मंदिर हॉल में ही बनना चाहिए। अब तुम ही बताओ, अगर वास्तु के हिसाब से मंदिर बनेगा तो वो फिर रसोई में बनेगा। पहले से ही रसोई इतनी छोटी है, कितना कंजेस्टेड हो जाएगा। हॉल में मंदिर थोड़ा बड़ा भी बनेगा, आराम से पूजा हो पाएगी। अब डिज़ाइनर को बताने दो, भगवान का जहाँ मन होगा वहीं मंदिर बन जाएगा। तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? जहाँ दोनों बहुएं अपने अपने पति को समझाने में लगी थी, वहीं सुधा प्रमोद से कहती है, सुनिए जी,
हर चीज़ में आपकी ही चलती है, लेकिन मेरे भगवान के मामले में मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मंदिर हमेशा ईशान कोण में ही लगता है वास्तु के हिसाब से। जिस घर में मंदिर वास्तु के हिसाब से बने उस घर में भगवान साक्षात विराजमान हो जाते हैं। अरे तुम कैसी बात कर रही हो? भगवान तो हर कण में विराजमान है। तुम्हारी बातें सुनूंगा तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। अगले दिन सुधा का पूरा परिवार अपने नए घर में जाता है, जहाँ पहले से ही इंटीरियर डिज़ाइनर आया हुआ था। देखिए, ये मॉडल मैंने आपके घर के लिए तैयार किया है। और डिज़ाइनर सारे पिक्चर लैपटॉप पर दिखाता है। सबको सारे डिज़ाइंस पसंद आते हैं, बस मंदिर की जगह को छोड़कर। सुधा कहती है, बेटा सब सही है, बस मंदिर ना ईशान कोण में होना चाहिए। ऐसी जगह देखकर मंदिर बनाओ, बस बाकी सब तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। मम्मी जी, मंदिर हॉल में ही बनना चाहिए, थोड़ा बड़ा बनेगा और पूजा करने में आसानी भी होगी। हाँ मम्मी जी, मुझे भी यही लगता है, मंदिर हॉल में ही होना चाहिए। भैया आप हॉल में मंदिर बना दीजिएगा। तुम दोनों को कुछ समझ में आता है क्या कि बस फैशन के पीछे भागती जा रही हो? जैसा सब करेंगे वही तुम्हें करना है। अरे इन सब चीज़ों में सगुण देखे जाते हैं, भगवान के काम में भी तुम लोगों को मॉडर्निटी चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, मंदिर ईशान कोण में ही बनेगा। दोनों बहुओं और सुधा में बहस होने लगती है और बहस के कारण पूरा माहौल खराब हो जाता है। बस हो गया, मुंह बंद। रोज रोज की कचकच मुझे नहीं चाहिए। तुम तीनों घर जाओ, हम देख लेंगे क्या करना है। छोटी छोटी बात पर बहस करवा लो इनसे। अब तुम तीनों तभी यहाँ आना जब पूरा फर्नीचर बनकर तैयार हो जाएगा। प्रमोद के आगे किसी की एक नहीं चलती और तीनों मुंह लटकाए वापस अपने पुराने घर में आ जाती हैं। दिन बीतने लगते हैं और 1 महीने में घर का फर्नीचर बनकर तैयार हो जाता है। दोनों बेटे और प्रमोद अपने हिसाब से मंदिर बनवा देते हैं। घर बनने के बाद सुधा का पूरा परिवार नए घर में शिफ्ट होता है। मंदिर को एक कमरे में देखकर सुधा और दोनों बहुएं कहती हैं, ये क्या किया? भगवान की जगह ईशान कोण में होती है। हे प्रभु, अब क्या होगा? अरे भाई, हॉल में नहीं रखा तो मम्मी के हिसाब से ही बनवा देते मंदिर। भगवान तो हर जगह है, चाहे तुम कहीं भी मंदिर बनवा लो। अगर तुम्हारे मन में सच्ची आस्था है तो हर कोने में ईश्वर का वास है। ये तो आदमियों के मन का भ्रम है। मंदिर चाहे जहाँ भी हो, पूजा तो हमें ही करनी है। हमारी आस्था में कमी नहीं होनी चाहिए। पूजा मन से करो बस। प्रमोद की बात सुनकर तीनों सिर झुका लेती हैं और कहती हैं, आप सही कह रहे हैं, जहाँ आस्था है वहीं मंदिर है। मैं बेवकूफ़ थी जो बच्चों की तरह जिद कर बैठी। हाँ पापा जी, हम समझ गए हैं। फैशन और चलन अपनी जगह है और बाकी सब अपनी जगह। मंदिर यहीं बनेगा, हमें ये कहने की जगह ये कहना चाहिए कि मंदिर कहीं भी बने हमें चलेगा। और सब खुशी खुशी अपने नए घर में रहने लगते हैं। किशन जी के 2 बच्चे थे, शिवानी और राहुल। किशन जी अपने बेटे राहुल से बहुत प्यार करते थे। एक दिन, पापा मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, मुझे MBA करना है। पापा मुझे भी MBA करना है। मेरा बचपन से सपना था कुछ पढ़कर काबिल बनने का। आपको तो पता ही है पापा। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम दोनों को पढ़ा सकूं। और MBA करने के लिए तो बहुत पैसे लगते हैं। वैसे भी बेटी, तू MBA करके क्या करेगी? कल को तुझे शादी करके दूसरे घर जाना है। हाँ बेटी, आज मेरे साथ किचन में थोड़ी हेल्प कर दी। वैसे भी कल को अगर लड़के वाले देखने आए और पूछे कि लड़की को क्या क्या आता है, तो हम तेरी डिग्री और मेडल्स तो नहीं दिखा सकते ना। सही कह रही हो भाग्यवान। बाकी असल में तो ससुराल वालों से मिले नंबर ही अहमियत रखते हैं। पढ़ाई लिखाई कागजी दिखावा है। फिर शिवानी किचन में अपनी माँ की मदद करने लगती है। क्या हुआ जी, बड़ी उदास लग रहे हो? हाँ, बिजनेस घाटे में चल रहा है और राहुल को विदेश जाकर MBA करना है। उसमें तो बहुत पैसा लगेगा ना। वही तो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं विक्रम से उधार ले लूँ। वो तो मेरा अच्छा दोस्त है। जब पैसे आएंगे तो सूद समेत लौटा दूंगा। फिर किशन राहुल की पढ़ाई के लिए विक्रम से 30 लाख रुपए उधार ले लेता है, ये कहकर कि जब पैसे आएंगे तो 20% मुनाफे के साथ लौटाएगा। लेकिन साल बीत जाता है, किशन को बिजनेस में लॉस होता है और एक दिन ऐसा आता है कि उसका बिजनेस पूरी तरह बंद हो जाता है।
वहीं शिवानी मालती के साथ रहकर अच्छा खाना बनाना सीखती है। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, एक अच्छी गृहिणी वाले सारे गुण मालती उसे सिखा देती है। फिर एक दिन विक्रम किशन के घर आता है। किशन, 1.5 साल हो गया तेरे बेटे को विदेश गए हुए। तूने कहा था कि जल्दी ही पैसा लौटा देगा। आखिर कब मिलेंगे मुझे मेरे पैसे? अरे भाई, तू तो जानता ही है, अब तुझसे कुछ छुपा तो है नहीं, बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है। तभी शिवानी प्लेट में चाय नाश्ता लेकर वहाँ आती है। खुश रहो बेटी। ये तेरी बेटी शिवानी है ना? हाँ दोस्त। बड़ी संस्कारी है। वहीं शिवानी द्वारा बनाया गया खाना और उसका रूप, रंग, संस्कार सभी विक्रम को बहुत पसंद आता है। बुरा न माने तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ, बोल ना। मैंने तुझे जो पैसे दिए हैं ना, तू मुझे वापस मत दे। बदले में मैं चाहता हूँ कि तू तेरी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ कर दे। इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या होगी भला? भाई, मैं तो तैयार हूँ। जिसके बाद दोनों परिवार और लड़का लड़की का मिलाप होता है और कुछ ही दिनों में दोनों परिवार की सहमति से शिवानी और सुनील की शादी हो जाती है। सुहाग रात को कमरे में। अरे, ज़मीन पर अलग से बिस्तर किसने लगाया? मैं अभी हटा देता हूँ। नहीं, रहने दीजिए ना उसे, मैंने ही लगाया है। अरे लेकिन क्यों शिवानी? हमारी तो शादी हो चुकी है। ये शादी नहीं, एक डील है सुनील जी, एक बिजनेस डील। मेरे पिताजी ने आपके पिताजी से उधार लिया था जो वो चुका नहीं पाए, जिस कारण पापा ने मेरी शादी आपसे करा दी। और ये बात मुझे स्वीकार नहीं है। मैं तब तक आपके साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बना सकती जब तक मैं अपने पिता का कर्ज नहीं चुका देती। जैसी तुम्हारी इच्छा शिवानी, मैं तो तुम्हारी खुशी में ही खुश हूँ। जिसके बाद शिवानी अपने बिस्तर पर जाके सो जाती है। वहीं शिवानी अपने ससुराल में सभी का खूब ख्याल रखती और सभी का बहुत आदर सम्मान करती, जिससे सभी उससे बहुत खुश रहते हैं। फिर एक दिन, पापा जी, आप ही कहते हैं ना, जिसका मन जिसमें लगे उसे वही काम करना चाहिए। हाँ बहू, ऑफ कोर्स, जहाँ हमारा मन लगे हमें वही काम करना चाहिए। तो पापा जी, क्या मैं अपना काम शुरू कर सकती हूँ? तुम? हाँ पापा जी, और आप चिंता न करें, मैं घर का सारा काम करने के बाद ही इस घर के बाहर कदम रखूँगी। बहू, मुझे ये अच्छा तो नहीं लग रहा कि तू इतने बड़े घर की बहू होके काम करे, लेकिन तेरी इच्छा है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। बस एक बार अपनी सास और पति से पूछ ले, क्योंकि तेरी सास और पति का हक तुझ पे ज़्यादा है। मैं तो खुश हूँ कि मेरी बहू कुछ अच्छा काम करने जा रही है, और ये आइडिया सुनील बेटे का ही था, वरना बहू तो जॉब करना चाहती थी। हाँ जी, इन्होंने ही मुझे कहा कि जॉब से अच्छा है कि मैं कोई बिजनेस से शुरू कर लूँ। जिसके बाद सभी की रजामंदी से शिवानी कस्टमाइज्ड गिफ्ट का बिजनेस शुरू करती है। वो बाज़ार से बल्क में गिफ्ट का सामान मंगाती और उन्हें कस्टमाइज़ करके ऑर्डर्स पूरे करती। साथ ही वो बाज़ार से प्लेन कपड़े लेके लोगों की ज़रूरत के मुताबिक उन्हें प्रिंट करके सेल करती। शिवानी की बनाई ये चीज़ें लोगों को बहुत पसंद आती, जिससे धीरे धीरे उसके कस्टमर्स बढ़ने लगते हैं। बिजनेस अच्छा चलने लगा है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब इसे ऑनलाइन भी शुरू कर दूँ। इससे बिक्री और कमाई दोनों ज़्यादा होगी। विचार तो अच्छा है बहू, पर तू अकेली इतना सब कैसे देखेगी? अब जो बिजनेस अच्छा चलने ही लगा है, तो क्यों नहीं आप अपनी मदद के लिए किसी को काम पे रख लेती? हाँ, अच्छा आइडिया है वैसे। इस तरह अब शिवानी बिजनेस को ऑनलाइन एक्सपैंड करने के साथ साथ काम में मदद के लिए 2 लोगों को हायर भी कर लेती है। अब शिवानी का काम धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगा था। लोग ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से उस तक पहुंचते और अपने पसंद के कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स ऑर्डर करते। प्रिंटेड शर्ट्स, कप्स, फोटो फ्रेम, डायरी, प्रिंटिंग कुर्ती और कई सारी यूनिक गिफ्ट्स शिवानी कस्टमर्स के ऑर्डर्स के हिसाब से बनाती। बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा था। वहीं शिवानी ने बिजनेस के साथ घर को भी बखूबी संभाल रखा था। माँ जी, ये लीजिए आपकी दवा और ये दूध भी। तूने क्यों तकलीफ ली बहू? नौकर को भेज देना था ना, सारा दिन इतना काम करके थक जाती होगी। माँ जी, मैंने कहा था शिवानी से कि तुम रहने दो, मैं दवाई दे देती हूँ, लेकिन ये है कि मेरी एक नहीं सुनती। खाना खाया क्या तुमने? अभी तक तो घर के बाकी काम में लगी थी, ये ऑफिस से आने के बाद। चलो देवरानी जी, अब खाना खा लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ये लड़की ना काम के चक्कर में हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती।
सॉरी मम्मी जी, अब मैं जाती हूँ, खाना खा लेती हूँ। आप दवा खा के रेस्ट करो। इस तरह परिवार में सभी शिवानी को खूब प्यार करते। कैसा रहा दिन? बिजनेस तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर कोई हेल्प चाहिए तो बता देना। आपसे कुछ छिपा तो है नहीं, मैं खुद की मेहनत से सब करना चाहती हूँ, आप टेंशन ना लो। जैसा तुम्हें ठीक लगे। ऐसे ही दिन बीतते हैं और शिवानी की सूझबूझ और लगन से कुछ ही दिनों में उसकी गिनती शहर के नामी बिजनेस टाइकून में होने लगती है। फिर एक दिन अपने सक्सेस की खुशी में शिवानी अपने मायके वालों को खाने पर बुलाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी इतनी बड़ी बिजनेस वुमन बनेगी। एक छोटी सी कला को देश दुनिया तक पहुंचाएगी। ऐसे ही तरक्की करती रहे बेटा। सही कह रहे हो किशन। देखो ना, एक फेल्ड बिजनेसमैन की लड़की एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है। सो तो है। मैं भले ही बिजनेस में फेल हो गया, लेकिन मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों आज अच्छी जगह है। सब आपकी बदौलत है पापा। ये पैसा, नाम, शौहरत, सब कुछ। कहते ना, बुरा वक्त केवल कुछ समय के लिए ही आता है। सही कह रहा है भाई। और देखना, आज तूने पापा से दुगनी दौलत कमा ली। वैसे आज मैंने आप सबको एक ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा किया है। कैसी ज़रूरी बात बेटा? तभी शिवानी एक पैसों से भरा बैग वहाँ लेकर आती है और उसे खोलकर सबके सामने रख देती है। पिताजी, ये 40 लाख रुपए हैं। पापा ने जैसा प्रॉमिस किया था ना, सेम उसी के मुताबिक, सुद समेत। मैं जानती हूँ आपको ये सब बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा घुटन मुझे तब से हो रही है जब पापा ने मेरा रिश्ता इस घर से केवल इस बात पर तय किया था कि इन्होंने आपसे पैसे उधार लिए थे और आज वही पैसे मैं आपको सूद समेत लौटाना चाहती हूँ। प्लीज़ मना मत करिएगा। बेटी, भले ही मैंने तुझे उन पैसों के आधार पर इस घर की बहू बनाया, लेकिन हम सब ने हमेशा तुझे अपने दिल से ही इस घर का सदस्य माना है। मुझे जितना प्यार इस घर से मिला है शायद ही कभी मिला होगा, लेकिन मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती जो कि एक कर्ज के बोझ पर तय किया गया था। अब मैं जाती हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जिसके बाद शिवानी वहाँ से चली जाती है और सभी निशब्द होकर बस उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं।